आज हम क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ओम्स लॉ न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ जो है वो एक रिलेशनशिप बताता है दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज का, और वो दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज कौन सी हैं उसके लिए एक बार हम ये एक सर्किट देखेंगे। सर्किट में इन्होंने एक बल्ब को कनेक्ट किया है और बैटरी लगी हुई है पूरे सर्किट में, और ये कनेक्टर है, वायर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते ही क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। अब तुम ऑब्जर्व करना बल्ब की ब्राइटनेस, ठीक है। अब क्या किया, हम ओम्स लॉ समझ रहे हैं तो हमें यहाँ पर इस पूरे सर्किट को अच्छे से देखना पड़ेगा। हमने देखा कि जैसे ही हमने करंट पास करवाया, बैटरी लगा के जैसे ही करंट पास हुआ तो यहाँ पर बल्ब ग्लो हुआ। हेलो, नेक्स्ट यहाँ पर एक बार हमने क्या चेंज किया, इसमें एक और बैटरी कनेक्ट कर दी। अब एक और बैटरी कनेक्ट करते ही वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए, करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा तो बल्ब और ब्राइटली क्या होगा, ग्लो करेगा। तो यहाँ पर देखो बल्ब और ज़्यादा क्या हुआ, ब्राइटली किया। तो यहाँ फिर अब क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ पर और वोल्टेज बढ़ा दिया, बैटरी 3 कनेक्ट कर दी। इससे हम देखेंगे करंट फ्लो होते ही क्या होगा, बल्ब और ज़्यादा ही ग्लो होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट भी ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ओम्स लॉ का कहने का यही मतलब है कि जब जब हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो करंट फ्लो भी ज़्यादा होगा। मतलब करंट को बढ़ाइए, कह सकते हैं कि करंट जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे। तो ये यही बता रहे हैं, ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है जो फ्लो हो रहा है किसी भी मेटालिक कंडक्टर की, जो करंट है जो फ्लो हो रहा है किसी भी मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, तो वो किस पे डिपेंड है, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, पोटेंशियल डिफरेंस V पर डिपेंड है। इसको शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ये इतनी सी बात के लिए पूरा स्टेट किया जा रहा है, और ये बता रहे हैं कि लेकिन इसमें कंडीशन है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये करंट तभी वोल्ट पे डिपेंड होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर किसी वायर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इनका रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वायर गर्म हो जाती है। वायर गर्म होते ही उसके अंदर की जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। और जब रुकावट बढ़ जाती है तो हम जो सोच रहे हैं वो वैसा नहीं होता है, यहाँ पर ओम्स लॉ फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो बोला कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू V, उसके लिए कंडीशन दे रहे हैं कि ये तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स सेम। इसके बाद हम आगे आते हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम एक बात करेंगे कि लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, मटेरियल रिमेन कांस्टेंट। इन्होंने ये बता दिया कि लेंथ, वायर की लेंथ कैसी होनी चाहिए, वो ही होनी चाहिए। एरिया जो होना चाहिए, जैसे वायर का एरिया क्या होता है, अगर हम वायर को देखें तो वायर कैसी होती है, गोल होती है। तो गोल जो ये एरिया होता है उसको बोला जाता है, ये जो पूरा, अगर हम सर्किल का देखें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये वायर की चौड़ाई बोल सकते हो कि थिकनेस बोल सकते हो कि वायर की थिकनेस एंड लेंथ दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। और उसमें जो टेम्परेचर है वो भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। और जिस तरीके का वो मटेरियल, जो मटेरियल लिया गया है वो भी सेम होना चाहिए। क्योंकि वायर का मटेरियल चेंज करते हुए कुछ भी इसमें से चेंज होगा तो ओम्स लॉ यहाँ पर वर्क नहीं भी, चेंज भी हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू V व्हेन ये चार चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि ये चार चीजें अगर इधर उधर होगी तो इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, और रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब क्या होता है ये रेजिस्टेंस, जैसे मान लो कि खाली रोड है और तुम अच्छे से गाड़ी चला रहे हो इजीली, खाली रोड पे अच्छे से तुम्हारी स्पीड भी क्या होगी, अच्छी होगी, और तुम जल्दी भी पहुंचोगे, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन उसी जगह, उसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो तुम्हारा इम्पैक्ट स्पीड पे पड़ेगा, टाइम पे भी पड़ेगा। तो वहाँ पर चीज़ें चेंज होगी, है ना।
हमने बोला कि हमारी गाड़ी, हमने एक कंडीशन रखी कि जब मेरे पास ये गाड़ी आ जाएगी तो मैं बहुत इजीली स्पीड में खींच सकता हूँ गाड़ी को, लेकिन वो तब कर सकते हो जब खाली रोड, और सपोज कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, अगर तुम्हारे सामने ट्रैफिक आ जाए, रोड जो है वो कंजेस्टेड हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी कितनी भी अच्छी गाड़ी हो उस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वी, पर कंडीशन है कि उस टाइम पर लेंथ भी सेम होनी चाहिए। बात जो हम कर रहे हैं, लेंथ को, वायर की, कंडक्टर की लेंथ को चेंज नहीं करना है, एरिया को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर वैसा होना चाहिए, और मटेरियल जो जिस मटेरियल का वो वायर है वैसा ही मटेरियल लेकर हम यहाँ पर ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जब कांस्टेंट होगी तभी हम बोलेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I, कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि जब कोई चीज जो है यहां पर, ये क्या है, V जो है I के क्या है, डिपेंड है, ये कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब फिजिक्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का इस तरीके का साइन आता है, तो अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल टर्म में ले जाएं, फॉर्मूले में ले जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल्स टू V जो है वो नीचे आ जाएगा, और इक्वल्स टू में एक कांस्टेंट टर्म को लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, वो होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ओम्स लॉ जो बताता है वो बताता है V अपॉन I इक्वल्स टू R, या फिर I को अलग ले जाओ करंट फाइंड करने के, R कहाँ जाएगा, नीचे, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। इसको अगर हम डिफाइन करें इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि करंट किस चीज पे डिपेंड है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ज्यादा पे। पर ये कब कम हो जाता है, बढ़ता कब है, जब वोल्ट बढ़ाते हैं, और कम कब होता है, जब रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जब ये बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब ये कम होगा तो करंट भी कम होगा, दोनों ऊपर ऊपर है ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका उल्टा इम्पैक्ट होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, अगर तुम्हारे रास्ते पे बहुत ज्यादा रुकावट है, मतलब करंट क्या है, करंट भी तो एक तरीके का फ्लो ही है। करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट मिलेगी तो उसका फ्लो करने की स्पीड पे फर्क आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये यही बता रहा है कि अगर बीच में रुकावट आ जाएगी, रुकावट ज्यादा है, तो करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी, और करंट जब भी ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगी चलने में दिक्कत होगी, और जब दिक्कत होगी तो इसका मतलब वो कम ही फ्लो होगा। तो यहाँ पर दो चीजों से इन्होंने रिलेशन बताया है। कौन सी दो चीजें, यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम बनाए तो हमारा फॉर्मूला बना I इक्वल्स टू V अपॉन R, कि I जो वो डायरेक्ट रिलेशन है V से, जब हम I को बढ़ाएंगे तो हमें V को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जब हम I को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें R को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर तुम करंट को फ्लो करवाना चाहते हो तो रुकावट कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ट्रैफिक कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा अगर रास्ते पे इतनी रुकावट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन रास्ते पे बहुत ज्यादा रुकावट है, तो उसकी स्पीड में क्या आएगा, फर्क आएगा। और जब उसकी स्पीड में फर्क आएगा तो क्या होगा कि करंट आगे जाके फ्लो होना कम हो जाएगा, करंट कम फ्लो होगा। तो इसका यही मतलब है कि करंट को ज्यादा करने के लिए वोल्टेज बैटरी ज्यादा लो, लेकिन करंट को ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस को भी कम कर दो। समझ में आ गया? अब यहां पर इन्होंने इसी फॉर्मूले को 3 बार लिख दिया, और 3 बार कौन सा, अभी अभी हमने बताया कि I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब अगर तुम R को ऊपर ले जाते हो तो V बन जाएगा, क्या, R को ऊपर ले गए तो V इक्वल्स टू IR। और अगर यहाँ पर R निकालना है तो R को ऊपर ले जाओ, I को नीचे ले आओ, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। मतलब एक ही फॉर्मूले को इधर उधर करके क्या कर रहे हैं, ये 3 बार फॉर्मूले बना रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी बोलो तुम, V इक्वल्स टू I इंटू R बोलो या I इक्वल्स टू V अपॉन R बोलो, तो यहाँ पर ये ही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ यही बताता है कि कैसे रिलेशन है करंट का वोल्ट से या फिर रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है। समझ में आ गया? कोई डाउट है?
तो इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, न्यूमेरिकल बेस भी इस पे करेंगे। और ये ओम्स लॉ यही बताता है कि वोल्ट V और I का आपस में क्या कनेक्शन है, और बीच में अगर कांस्टेंट रेजिस्टेंस को ले आए तो उसका इम्पैक्ट करंट पे क्या पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, अब हम इतनी देर से बात जो रेजिस्टेंस की कर रहे थे कि रेजिस्टेंस, अभी तो हमने बोला कि अगर करंट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमें वोल्ट बैटरीज को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी फ्लो बढ़ेगा। लेकिन हमने अभी सिर्फ रेजिस्टेंस की कुछ बात की कि रेजिस्टेंस को, करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यही है कि तुम खाली रोड पर अगर जा रहे हो तो अच्छे से ड्राइव कर पाओगे, स्पीड अच्छे टाइम पे पहुंच जाओगे, कहीं जल्दी पहुंच जाओगे, और गाड़ी चलाने में भी तुम्हें क्या होगी, इजी। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड पे भी फर्क पड़ेगा और तुम लेट भी पहुंचोगे। तो ये रेजिस्टेंस एक रुकावट है। ऐसा ही किसके साथ होता है, करंट के साथ होता है। करंट भी चलने के लिए इजी वे में चलेगा, लेकिन अगर उसके साथ कोई रुकावट आ गई तो वो रुकावट किस चीज की है, हम यहाँ बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टेंस का मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यस, गुड इवनिंग कपल, आस्क क्वेश्चन। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जैसे कंडक्टर है, वायर है। अब हमने क्या बोला कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो बीच में यहाँ रुकावट भी है, रेजिस्टेंस है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, उनकी स्पीड में फर्क आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम इसी चीज को, इस वायर को अगर हम सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो रुकावट है उसका क्या होगा, व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर। जितने ज्यादा एटम होंगे, जितनी ज्यादा रुकावट होगी, उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रुकावट, ये जो एटम्स हैं, ये देखो इसमें दो तरीके के एटम नजर आ रहे हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है जो करंट फ्लो करते हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन एक और क्या चीज है, और क्या चीज है, तो यहाँ पर ये जो है ये तुम्हें रुकावट है, ब्लैक वाले रुकावट है। लेकिन जो ये आसपास है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेंगे तभी करंट मूव होगा। लेकिन इसके बीच में अगर इन ये डिस्टर्ब करते हैं तो करंट का मूवमेंट होना कम हो जाता है, उस पर इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जितने ज्यादा ये ब्लैक वाले एटम्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होती है, रुकावट होती है। किसको दिक्कत आती है चलने में, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ ये चीज, उतना ही करंट क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम होगा, रुकावट ज्यादा होगी तो करंट के मतलब चार्ज फ्लो कम हो पाएगा। तो यहाँ ये चीज बता रहे हैं कि व्हेन एटम आर लेस, और अगर एटम कम हो गए तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, तो उस टाइम पर करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम, लास्ट जब देखा था, जब हमने रिलेशन देखा था, आई का डायरेक्ट रिलेशन था किससे, वी से, कि जब तुम्हें करंट तब ज्यादा होगा जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, वोल्टेज कम कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन इसका उल्टा असर होता है रेजिस्टेंस की। अगर तुम्हें करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें करंट को, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बताता है प्रॉपर्टी, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, ये अपोज करता है। ये अपोज करता है किसको, अपोज फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को चलने से रोकता है, मूव करने से रोकता है, डिस्टर्ब करता है, और इसीलिए इसी को रुकावट, रेजिस्टेंस बोला जाता है।
ये रुकावट है, बाधा है हमारे काम में, करंट को फ्लो होने में रोकता है। समझ में आ गया? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी जैसे ओम्स लॉ से ही हमने फॉर्मूले को देखा। ओम्स लॉ ने, इस फॉर्मूले ने कम से कम 3 बार अलग अलग तरीके से फॉर्मूले लिख दिए। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करंट जो है वो V से डायरेक्ट है, तो R ये एक फॉर्मूला था। अगर तुम्हें V निकालना है तो किस R को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? I इंटू R, ये दूसरा बन गया। और तीसरा, अगर तुम्हें R निकालना है तो R को ऊपर ले जाओ, I को नीचे ले आओ, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये सेम फॉर्मूला 3 बार लिखा गया है, एक बार I निकालने के लिए, एक बार V निकालने के लिए, एक बार R निकालने के लिए, लेकिन है वो सिंगल एक फॉर्मूला। सिर्फ ये इधर उधर करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को इधर उधर करके फॉर्मूले बना रहे हैं। समझ में आ गया? है सिंगल फॉर्मूला। R निकालने के लिए R को ऊपर ले गए, I को नीचे ले आए। V निकालने के लिए R को ऊपर ही ले गए तो V निकल गया। तो इस तरीके से इन्होंने एक ही फॉर्मूले को 3 बार लिख दिया। अब यहाँ पर ओम्स लॉ, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसको बोला जाता है ओम। मतलब मैं यहाँ जब भी बात करूंगी रेजिस्टेंस की, जैसे अब हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी को किस में मेजर करते हैं? किलो, केजी में, ठीक है। कोई लिक्विड दूध है उसको लीटर में। ऐसे ही जब मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगी कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, तब मैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम इस तरीके से क्या करूंगी, बात करूंगी। तो समझ जाना, जिसके पीछे ओम लिखा हुआ है इसका देखो, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इस तरीके का ओम, ये ओम साइन है, ठीक है। तो यहां पर जब भी मैं बात करूंगी ओम की, तो ओम का मतलब यहां रेजिस्टेंस की बात हो रही है। जब क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल करेंगे, मैं बोलती हूं कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में। और करंट की बात करूं तो एम्पियर में। ये तो तुम्हें पता ही है। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे तो वोल्ट किसी में दिया हुआ है तो उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अगर करंट की बात करूं तो एम्पियर है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो ओम है, ठीक है। सो अगर हम यहां पर देखें रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I, तो रेजिस्टेंस को 1 ओम बोल दें, मतलब उनको देख लें कि भाई 1 ओम जितना रेजिस्टेंस है अगर, तो 1 वोल्ट जितना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 1 एम्पियर क्या है, करंट। तो यहाँ पर अगर डिफाइन करें किसको, 1 ओम को डिफाइन करें कि 1 ओम है क्या। सबसे पहले तो ओम है क्या, SI यूनिट है, किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को, इफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, जहां से पोटेंशियल डिफरेंस हाई से कहां पर चलता है, लो की तरफ। हमने पढ़ा था ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चलता है, हाई से लो की तरफ। अगर टैंक में फुल वाटर है और एक टैंक में कम पानी है तो फ्लो कैसे होगा, हाई से लो की तरफ। अगर बीच में पाइप ऐड कर दें तो कैसे चलेगा, हाई से लो की तरफ चलेगा ना। तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 एंड्स पॉइंट पे क्या होता है, क्रॉस होता है किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। तो वो सपोज करो वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, वो कितना है, 1 वोल्ट है। और करंट, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लो 1 एम्पियर है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। ये इसको 1 ओम को डिफाइन कर रहे हैं कि 1 ओम डिफाइन करें कि 1 ओम क्या है। तो 1 ओम के लिए हमें 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल से, बिटवीन दो पॉइंट्स के 2 एंड्स के बीच का जो कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लेंगे। वो कितना लेंगे, 1 वोल्ट। और उस टाइम करंट हम जो लेंगे वो कितना लेंगे, 1 एम्पियर। तो जो इनके बीच का रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। देख सकते हो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये इन्होंने एक 1 ओम की डेफिनेशन बताई है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, जितना भी करंट दिया होगा, उसके बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट रही बात रेजिस्टेंस की,
यहाँ जो रेजिस्टेंस के बारे में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके लिए तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस, रुकावट किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो कभी रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। रुकावट है ना, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो किन चीजों पे डिपेंड है, कब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कब कम होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहली चीज लेंथ की, दूसरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा मटेरियल और टेम्परेचर, जो अभी अभी हमने किया था कि ये जो है ये चार चीजें ओम्स लॉ को जब भी हम देखेंगे ये चार चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ओम्स लॉ अप्लाई होता है। लेकिन ये आखिर चार चीजें है क्या और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देखेंगे। तो देखो लेंथ का मतलब है कोई भी लेंथ, अब तुम खुद बताना। मैंने यहाँ पर इतनी सी वायर ली है जिसके अंदर बहुत सारी रुकावट रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिखा। अब इसको मैं लेंथ ज्यादा ले लेती हूं। अब तुम मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा रुकावट शो हो रही है। इसका मतलब लेंथ बढ़ते ही रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल दूं, हमारे पास हमने एक टैप है, टैप में एक छोटा पाइप लगाया, पानी वहां से जल्दी आएगा या बड़े पाइप से जल्दी आएगा? कौन है ये बड़े पाइप से? जितनी ज्यादा लेंथ होगी, चलो अभी तो वैसे नॉर्मली लेंथ की बात करो, अगर मैं नॉर्मली अभी मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये एक छोटा सा पाइप है और एक बड़ा पाइप है। अगर मैं दोनों को कनेक्ट, एक टैप को इससे कनेक्ट कर दूं, दूसरे को इससे कर दूं, तो कहाँ से जल्दी वाटर आने की संभावना है, कहाँ से आएगी? छोटे से। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ कम है तो जल्दी आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, वायर लेंथ ज्यादा होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, वो एक तरीके की उसकी लेंथ भी क्या है, रुकावट है। लेंथ भी क्या है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, रुकावट ज्यादा होगी, और लेंथ कम होगी तो रुकावट कम होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। अब तुम खुद बताना, यहां पर एक पाइप है और यहां एक पाइप है, किसमें अच्छे से पानी फ्लो होगा? जिसकी ज्यादा, यहाँ पर जिसका ज्यादा रेडियस से डायमीटर है ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये पूरा जो एरिया है ये बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिसका क्रॉस सेक्शनल ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो ध्यान रखना, इसमें ये लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, इसके साथ तो सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो जगह ज्यादा हो जाएगी, थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, फिर आते हैं अपन मटेरियल की बात को। कुछ मटेरियल जो होते हैं क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं तो इजीली हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट को ज्यादा जल्दी से नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। तो वहां पर मटेरियल अगर अच्छा है तो कहीं कहीं पर रेजिस्टेंस कम होता है। मटेरियल जितना अच्छा होता है ना उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और मटेरियल बैड क्वालिटी का होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर हाई होता है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर हाई होते ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो, टेम्परेचर तो बता ही दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं वन बाय वन इसके बारे में कि यहाँ बता रहे हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट कनेक्शन है इनका। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं तुम्हें कि यहाँ पर ये क्या है, ये एरिया के बता रहे हैं कि एरिया का उल्टा रिलेशन है। एरिया जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका देखो यहाँ पर एग्जाम्पल फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो, अगर डोर यहाँ पर बड़ा होता, देखो थिकनेस बता रहे हैं पाइप की, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया पानी का कि अगर पानी का जो पाइप होता है उसकी थिकनेस बड़ी है, बड़ा पाइप है, थिकनेस बड़ी है, तो पानी ज्यादा किसमें से आएगा, उसमें ही आएगा। यहाँ पर ये डोर का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर डोर जो है वाइड होता तो सब इजीली घुस जाते, नहीं घुस जाते। अभी डोर कैसा है, कैसा भीड़ भड़का हो रहा है, रुकावट आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर
मोर पीपल कैन एंटर। अगर डोर वाइडर होता तो ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली उस पे क्या हो पाते, एंटर हो पाते। रेजिस्टेंस, और कहने का ये मतलब है कि जितना ज्यादा जगह होगी, वाइडर होगा, जितनी ज्यादा डोर यहाँ पर कैसा छोटा है, तो तुम खुद देख सकते हो कितनी धक्का मुक्की हो रही है, और नहीं हो रही है, तो इजीली एंटर हो पा रहे हैं क्या, नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी चीज कि जितने ज्यादा वाइडर होगा लोग ज्यादा एंटर हो पाएंगे, और रेजिस्टेंस रुकावट देखो तुम खुद ही देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर सब आंसर मिल जाएगा। छोटी जगह है, रेजिस्टेंस कम, ऐसे पाइप ले लें, छोटा पाइप होता है मतलब थिकनेस छोटी पाइप होते हैं तो क्या होगा, पानी कम आता है। बड़े पाइप को अगर अटैच कर दे टैप से तो पानी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कब कम होता है, रुकावट कब कम होती है, जब एरिया को हम थिकनेस बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें। इसी तरीके से वायर थिकर होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए बताया है कि रेजिस्टेंस किसका उल्टा काम करती है, एरिया के। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, और अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इसीलिए इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बताया लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन एरिया के साथ इनका क्या है, उल्टा रिलेशन है। फिर आते हैं मटेरियल। मटेरियल यहां पर ये बता रहे हैं, मटेरियल को रेजिस्टिविटी से देखा जाता है, नंबर से ही रेजिस्टिविटी का ये साइन है। ठीक है, तो यहां ये बता रहे हैं कि अभी इन्होंने ये रेजिस्टिविटी की बात की, मतलब नेचर कैसा है, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, तो यहां पर क्वालिटी डिपेंड करता है तुम्हें, रेजिस्टिविटी हाँ ठीक है। अब यहां पर देखो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को कंबाइन कर दिया। यहां पर बोला रेजिस्टेंस किसके डायरेक्ट रिलेशन है, एल के, तो इसीलिए रेजिस्टेंस के सामने क्या रख दिया, एल, और फिर बता दिया रेजिस्टेंस किसके जस्ट उल्टा चलता है, एरिया के, तो एरिया को कहां रख दिया, नीचे। और इसके बाद ये साइन हटाने के लिए फिजिक्स में जब ये साइन इक्वल्स टू में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट टर्म जरूर आती है, और वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, रेजिस्टेंस का। समझ में आ गया? और ये शो करता है कि किन किन चीजों पर क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड है। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्मूला लिख दो क्योंकि तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले होने चाहिए इस चैप्टर के। ठीक है, यहां पर ये जो है ये रेजिस्टिविटी की क्या है, यूनिट है, जिसको प्रोनाउंसिएशन जिसका है रो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का। और अगर कभी क्वेश्चन में देखो, अभी मैं नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, इसमें से तुम्हें जो भी चीज मिसिंग, जो भी कोई भी चीज मिसिंग हो उसको वहीं छोड़ देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो चीज निकाल लेना। तो फॉर्मूला एक ही लर्न करो, पर मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ 4 चीजों की बात हो रही है, कौन कौन सी 4 चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ओ भाई मेरे पढ़ ले, यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, यहाँ एरिया की बात हो रही है, 4 चीजों की बात हो रही है। कोई सी भी 3 चीजें तुम्हें देंगे, चौथी पूछेंगे, जो चीज मिसिंग है उसकी जगह वही रख दो, इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। समझ में आ गया? यहाँ पर ये सबके सिंबल रख रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी को अगर हम एक बार, अगर इनके रेजिस्टिविटी का हम क्या देखें,
अगर हम एसआई यूनिट देखें तो क्या होता है रेजिस्टिविटी का, जिसको हमने रो जिसके बोला है ना, उसकी क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सब जने, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, तो रख रही हूं ओम। फिर एरिया को किस में देखते हैं, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को मीटर स्क्वायर यूनिट जो, और लेंथ को मीटर में। तो 1 मीटर इससे कम हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी में क्या शो होगा, रो में क्या शो होगा, ओम मीटर। तो जब भी ओम मीटर दिया हुआ हो तो समझ जाना में क्या दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है। समझ में आ गया, ये इसका क्या है ऐसा यूनिट, ओम मीटर आ सकता है। समझ में आ गया। So SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये अच्छे से नोट कर लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टेंस को सिंगल ओम बोला जाता है उसकी एसआई यूनिट को, और रेजिस्टिविटी को ओम मीटर बोला जाता है। नहीं, वो ऐसे पढ़ने में आता है ओम मीटर। क्लियर है, समझ आ गया। रेजिस्टेंस को अगर हम न्यूमेरिकल अभी करें और मैं तुम्हें इस फॉर्मूले के बेस 3 चीजें दे दूं, चौथी पूछूं, निकाल सकते हो। चलो, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और तुम्हें इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें दिख रही है। एक एमीटर दिख रहा है, और एमीटर ए, यहां पर देखो जो ये दिख रहा है इस मीटर में ए, इसका मतलब ये एमीटर है, और एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना कि कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। करंट को क्या करता है, मेजर करता है। समझ में आ गया। इसके बाद यहां पर क्या है, बैटरी लगी हुई है। इसके बाद ये क्या है, कनेक्टर है, वायर है, और ये क्या है, की है। ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन ये ओपन है। इसको जब क्लोज कर देंगे तब जाके वर्क होगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं, अगर हम समझे, इन्होंने क्या किया, कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर जो है एमीटर देखो चेंज कैसे हुआ। अभी जैसे इन्होंने सर्किट को क्लोज कर दिया तो करंट देखो फ्लो होने लग गया। इसका मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, देख के बताओ, 30 एम्पियर। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले इन्होंने क्या किया, कौन सी वायर कनेक्ट की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, कॉपर की वायर, और अब इन्होंने दूसरी बार किसको कनेक्ट किया, एल्यूमिनियम की वायर। अब कितना करंट फ्लो हुआ, 20। दो सिचुएशन देखी, पहले कॉपर वायर किया तो कितना करंट फ्लो हुआ, कितना हुआ, 30, और अब इन्होंने एल्यूमिनियम पे कितना हो गया, 20। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी अच्छी वायर है, कॉपर की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कॉपर को जब कनेक्ट किया था तब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था, और अब एल्यूमिनियम को किया है तो करंट कैसा हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कि कभी कभी क्या, हमेशा ही नेचर, मटेरियल भी डिपेंड करता है करंट पे। इसलिए हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि मटेरियल सेम रखना और वोल्टेज को सिर्फ बढ़ाते जाना, मटेरियल चेंज मत करना, क्योंकि मटेरियल चेंज होने के बाद भी चेंजेस आ जाते हैं। मटेरियल सेम रखो, सिर्फ वोल्ट को चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करो। बैटरी बढ़ाते जाओ तो करंट भी बढ़ता है, ये ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था। लेकिन उसमें हमने कंडीशन रखी थी कि मटेरियल सेम रखना, ऐसा नहीं कभी एल्यूमिनियम लगा रहे हो कभी कॉपर लगा रहे हो, मटेरियल क्या करना, सेम रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ग्लास रॉड लगा दी। ग्लास रॉड क्या समझते हो, ग्लास रॉड को इंसुलेटर। अब तुमने देखा यहाँ क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ ही नहीं, मतलब जितना अच्छा मटेरियल होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। तो हमने तीनों सिचुएशन देखी, फिर रबड़ भी लगाया, रबड़ में क्या हुआ, तभी भी कुछ नहीं हुआ। तो रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है, करंट को इम्पैक्ट करती है। रेजिस्टिविटी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है मटेरियल की। रेजिस्टिविटी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। डिफरेंस मटेरियल है डिफरेंट रेजिस्टिविटी, हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। अभी 4 फैक्टर पढ़े थे, किस पे रेजिस्टेंस, चलो बताओ कौन सी 4 चीजें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
वो बोलते रहेंगे तो अपना बोलना भाई। मैंने अभी भी बताई थी 4 चीजें। हाँ हाँ हाँ, टेम्परेचर आता तो है। तो देखो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन, चलो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, चेंजेस क्या आएगा अगर लेंथ को हम ट्रिपल कर दें। भाई हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी रो, और ऊपर क्या होता है लेंथ और एरिया। अब ये बोल रहे हैं हम लेंथ को जो है 3 टाइम्स कर देते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 इंटू एल कर देते हैं अपॉन में ए। तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, ये आर बराबर है ना, ये आर के बराबर है, तो अब इस आर को इधर ही रहने देते, 3 को एक में बाहर लेके आ रहे हैं, तो ये ऐसा का ऐसा हो गया। तो ये पूरा किसके बराबर, आर के। तो यहां पर अगर हम आर रखें तो आर कितना हो गई, आर। और वैसे भी तुम्हें पता है कि जब लेंथ क्या रिलेशन रखती है रेजिस्टेंस से, डायरेक्ट। तो जो लेंथ में होगा वही रेजिस्टेंस में होगा। लेंथ 3 टाइम्स बढ़ रही तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा। अब डायमीटर बताओ, डायमीटर मतलब एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल, मतलब वो वायर का एरिया। तो वायर अगर देखें तो इसमें सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया की डायमीटर ट्रिपल कर रहे हैं डायमीटर। तो अगर डायमीटर एरिया क्या रखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। अगर मैं डी के टर्म्स में इसको रख रही हूँ, अगर मैं पाई की जगह पाई रख लूंगी, आर की जगह डी रखना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा d/2, और यहाँ कितना रखना पड़ेगा, d/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर d/2 रख दिया। अब d की जगह बोल रहे हैं d कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो मैं d को क्या लिख सकती हूँ, ये 3 टाइम्स हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर a को छोड़ देते हूँ, पाई को रख रही हूँ, फिर ये d/2 नीचे रख रही हूँ, d/2 नीचे रख रही हूँ, और यहाँ पर ये 3 इंटू 3 9 लगा रही हूँ। यहाँ पर ये 9 लगाया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एरिया को अगर हम देखें तो, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो गया 9, और हमने क्या रखा, d/2 रखा, तो इसको 4 कर देते हैं, पाई d²। कितना हो गया एरिया, एरिया इतना बढ़ गया। तो उल्टा होता है रेजिस्टेंस। ये चलो इसको 4 को इधर ही रहने दो, ये यहाँ पर देखो कितने टाइम्स बढ़ गया एरिया, एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया, इसको इतना ही रहने दो, अंदर ही रहने दो। और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर हमने एरिया को वैल्यू रखा था तो एरिया, ये पूरा एरिया पाई d/2 इक्वल्स टू क्या, एरिया। अगर मैं इस पूरे को ए रख दूं तो क्या कह सकती हूं कि एरिया कितने टाइम्स बढ़ गया है, 9 टाइम्स बढ़ गया है। तो एरिया किसका उल्टा होता है, मतलब किससे रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है। ये 9 टाइम बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस उल्टा होगा, 1/9 टाइम्स क्या होगा भाई, ये 9 टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर हम कैसे लिखते हैं, हम यही तो लिखते हैं रेजिस्टेंस का ये क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है ना। अगर एरिया 9 टाइम्स बढ़ रहा है तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स क्या हो रहा है, एरिया की जगह 9 टाइम्स बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर एरिया 9 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 1/9 टाइम क्या हो गया है, रेजिस्टेंस बिकेम 1/9 टाइम्स। उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है ना। तो अभी दिखा है ना 9 टाइम कैसे, एक बार फिर से बताऊं, देखो यहां पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस किसका, अगर हम रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें तो वो क्या होता है, 1/A। कोई डाउट है। अब यहां पर रेजिस्टेंस ए की जगह मैं रख सकती हूँ पाई r², कोई डाउट। अब r जो है यहां पर 1/पाई है, तो पाई की जगह तो अभी पाई रखते हैं। r को मैं d के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ,
d/2 कर सकती हूँ, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही तो r, और दूसरी बार भी मैं ऐसा लिख सकती हूँ। कोई डाउट है यहाँ पर? कोई डाउट है? अब ये 2 × 2 एक काम करते हैं, इसी रिलेशन में 2 × 2 को ऊपर ले जाते हैं, तो 4 पाई डी क्या हो जाएगा स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर डी को बड़ा, ये तो पुराना है, ये पुराना है, इसकी अभी की वैल्यू फर्स्ट दे दो नाम की, ये अभी की वैल्यू, अभी अगर आर को, सिंगल आर को देखें, रेजिस्टेंस पहले वाला रेजिस्टेंस देखें तो 4 अपॉन में पाई डी स्क्वायर है। अब मैं चेंज कर रही हूँ, इस डी की जगह क्या रख रही हूँ, इस डी की जगह रख रही हूँ 3 टाइम्स डी, 3d, ट्रिपल कर रही हूँ मैं, तो मैं ऐसा लिखूंगी कि r जो है, r 4 की जगह 4 ही रख रही हूँ, पाई की जगह पाई रख रही हूँ, d की जगह 3 टाइम्स d रख रही हूँ, d स्क्वायर है ना, तो 3d इंटू 3d, कितनी बार लिखा, मतलब 2 बार d है तो एक बार d की जगह 3 टाइम्स d रखूंगी, ये 3d, और दूसरी बार भी 3 टाइम्स रखूंगी। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 4 का 4 पहले से ही था, पाई की जगह पाई है, d इंटू डी, डी स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया। अब r इज डायरेक्टली, अब यहाँ पर मैं अलग कर रही हूँ, जो नई चीज आई ना 1/9 अलग कर रही हूँ, और ये जो था पहले का 4 पाई डी स्क्वायर, पहले वाले में देखो आ गया ये चीज, ये पहले से ही r था, लेकिन अब क्या चेंज आ गया है कि रेजिस्टेंस पहले तो इतना था, लेकिन अब उसका क्या हो गया है 1/9 हो गया, ये चेंज आ गया है। समझ आ गया? कोई डाउट? पक्का? फिर से देख लो, पुरानी चीज को कंपेयर किया करो बस। रेजिस्टेंस क्या है, 1/a है, कोई डाउट है यहां तक? एरिया क्या है, सर्किल का है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, r क्या होता है फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट? अब यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर पाई और आर को मैं डी के टर्म्स, क्योंकि यहाँ डायमीटर की बात हो रही है, तो मैं डी के टर्म्स में यहाँ क्या लिख सकती हूँ, डी के टर्म्स में d/2 लिख सकती हूँ, 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख सकती हूँ। कोई डाउट? अब यहाँ पर सॉल्व करूं तो r इज डायरेक्टली ये 1 हो जाएगा, पाई की जगह पाई, d इंटू डी, डी स्क्वायर, और ये जो 4 है वो उल्टा उधर ऊपर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये समझ आया यहाँ तक? अब ये जो है, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पहले का रेजिस्टेंस है, अब हम नया चेंज कर रहे हैं, ये पहले अभी के फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये रेजिस्टेंस है, अब हमें चेंज क्या करना है, इसको ट्रिपल में ले जाना है, मतलब डी को ट्रिपल करना है। तो अब मैं चेंज क्या कर रही हूँ, पाई, और डी की जगह मैं क्या कर रही हूँ, 3 बार ट्रिपल ऑफ डायमीटर, तो 2 बार लिख दो, डी इंटू डी है तो ट्रिपल ऑफ डायमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो, r इज डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो 3 इंटू 3 9, पाई की जगह पाई रख रहे हैं, और d इंटू डी, डी स्क्वायर। अगर मैं इतनी चीज को देखूं तो ये चीज फर्स्ट में आ रही थी, और वो किसके थी, r के, तो अभी क्या इम्पैक्ट पड़ा, अभी 1/9 अलग हो गया, और ये तो पहले से ही था ना 4 पाई डी स्क्वायर, तो ये तो पहले ही था, लेकिन अब क्या जुड़ गया, क्या ऐड हो गया, 1/9, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1/9 हो चुका है, पहले के कंपेयर में अभी रेजिस्टेंस 1/9 हो चुका है। समझ आया? ठीक है, फिर आगे बोल रहे मटेरियल चेंज होगा, 1 हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम। अब यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या है कि रेजिस्टेंस किस पे डायरेक्टली डिपेंड है, रेजिस्टिविटी पे। अगर रेजिस्टिविटी ट्रिपल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ट्रिपल। क्यों? क्योंकि सामने वाली चीज क्या होती है, सेम होती है, लेकिन अगर कोई चीज रेजिस्टेंस ऊपर है और उसकी जो एरिया की बात की वो नीचे है, तो उसका उल्टा हो जाता है, वो 9 टाइम्स बड़ी थी तो यहाँ पर 1/9 टाइम्स होगा। अब यहाँ पर हमने तीनों की अलग अलग चीज पढ़ी, एक लेंथ से देखा, एक डायमीटर से देखा, एक मटेरियल से देखा, रेजिस्टिविटी से देखा ना, रेजिस्टिविटी से देखा। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया पे डिपेंड है, तो ये दोनों ऊपर हैं, जो ये होगा वैसे ही रेजिस्टेंस के साथ होगा, लेंथ के साथ होगा वैसे ही रेजिस्टेंस के साथ होगा, लेकिन एरिया के साथ जैसा होगा रेजिस्टेंस के साथ वो उल्टा होगा।
जब लेंथ 3 टाइम्स, कितने टाइम ट्रिपल हो रहा था, तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल से बढ़ रहा था। जब रेजिस्टिविटी ट्रिपल हो रही है, 3 टाइम हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम होगा। लेकिन जब एरिया 9 टाइम्स हो रहा था तो रेजिस्टिविटी क्या हुई, 1/9 हुई। समझ आया? अब हम कल रेजिस्टेंस से लेकर न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे के। अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट है, कल हम करते हैं आगे, ठीक है।